अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एमटीए 202 के मिड टर्म की तैयारी करने जा रहे हैं और टाइम ज़ाया के बगैर हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कराऊं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। ओके जी, सबसे पहले है द डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जो है ना वो और का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये कहता है पी और क्यू, ठीक है जी। इस ट्रू, ये कब ट्रू होता है, इसका आपने ट्रुथ टेबल देखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर P या Q में से कोई भी एक वैल्यू जो है ना वो क्या हो, ट्रू हो, तो आपका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए R ये लिखा हुआ है, R इज ट्रू, तो यहाँ पे R तो है नहीं हमारे पास। ये दोनों फॉल्स हैं तो ये भी रॉन्ग है। और जो नेक्स्ट है इसमें देखिए P को ये फॉल्स कह रहा है, Q को ट्रू कह रहा है, तो ये वाला जो आंसर है ना ये करेक्ट होगा, ठीक है जी। ये आपके हैंडआउट्स हैं। मैं आपके हैंडआउट से आपके डिस्ट्रक्शन और इंक्लूजन की ये जो लिखा हुआ है ना, पी और क्यू इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ पी और क्यू इज ट्रू, तो ये वही बात कह रहा है। और ये इसका ट्रुथ टेबल है, देख लें। इसमें ट्रू देखें ना, ये तीनों ट्रू आ रहे हैं ना, पी और क्यू देखें यहाँ पे। तो इसलिए ट्रू आ रहे हैं कि या तो पी ट्रू है या क्यू ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, या उनमें से कोई एक ट्रू है। अगर वो दोनों फॉल्स होंगे तो सिर्फ उसी सूरत में जो है ना आपका आंसर फॉल्स आएगा। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, P इज़ फॉल्स एंड Q इज़ फॉल्स, देन नेगेशन P इम्प्लाइज Q। अब आगे कंडीशनल स्टेटमेंट की बात, ये आप पढ़ चुके होंगे, मैंने हाईलाइट भी आपके लिए किया हुआ है। सिर्फ एक कंडीशन में ये फॉल्स होता है और वो आपको याद होनी चाहिए कि जब P जो है वो ट्रू हो और Q जो है फॉल्स हो। ये आपको ट्रुथ टेबल में नज़र आ रहे हैं ना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो से, सही है। बाकी आप इसको पढ़ चुके होंगे। अब हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए P हमारे पास क्या है, P हमारे पास फॉल्स है और Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। तो ये कहते हैं निगेशन P। निगेशन P का मतलब ये है कि P का उल्ट लिखेंगे, P का उल्ट क्या है, ट्रू है। अब वो कहता है निगेशन P इम्प्लाइज Q। इसका आंसर क्या आएगा, देखें ना क्या आएगा। निगेशन P की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू, यानी पहली ट्रू हो गई और दूसरी Q हमारे पास क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो ये वही कंडीशन आ गई ना कि जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स इज अ करेक्ट ऑप्शन, ट्रू नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट दोबारा इम्प्लीकेशन की बात है। देखें ये कह रहा है व्हाट इज़ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द सेंटेंस। अब पहली इसमें कंडीशन हम देखेंगे, पहली कंडीशन को हम लेट्स सपोज नाम देते हैं पी, और दूसरी कंडीशन को हम नाम देंगे क्यू, ठीक है। पहली स्टेटमेंट पी होगी, दूसरी क्यू होगी, और उसके बाद हम इसका जो है ना ट्रुथ टेबल देखेंगे। पहले ये कह रहा है 8 डिवाइड 64, यानी 64 पे 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना अगर आप करें, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया। 2 डिवाइड्स 8, ठीक है। तो 2 जो है वो 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो ये भी ट्रू आ गया। अब जब दोनों ट्रू हों, यानी पहली भी ट्रू हो इम्प्लीकेशन में और दूसरी भी ट्रू हो, तो फिर क्या होता है, ये देखें। यानी पहली भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, तो इम्प्लीकेशन में जो आपकी वैल्यू आएगी ना आखिर में, वो ट्रुथ वैल्यू जो आपकी होगी वो होगी ट्रू, सही है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट पी इज इक्वल टू आई एम अ स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, और क्यू इज इक्वल टू आई लव टू स्टडी मैथमेटिक्स। देन द सिंबॉलिक फॉर्म आपने बतानी है, तो हम पढ़ते हुए साथ साथ लिखते जाएंगे। द स्टेटमेंट आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यानी आई एम अ स्टूडेंट के लिए क्या था, पी था ना, तो ये नॉट आ गया तो इसके पीछे नेगेशन आ जाएगा। आई एम नॉट अ स्टूडेंट बट आई स्टडी बट आई लव टू, यहाँ लव मिस हो गया, बट आई लव टू स्टडी मैथमेटिक्स। अच्छा, बट के लिए ना, बट के लिए आपको पता होना चाहिए कि एंड लगता है, ठीक है, कंजक्शन लगता है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ आपके हैंड आउट से, इट इज़ नॉट हॉट बट। तो देखिए यहाँ बट की जगह यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एंड लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसको आप कहते हैं ऐसे कंजक्शन, ठीक है। हैट का सिंबल यहाँ पे यूज़ होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। बट की जगह एंड लगेगा, और आखिर में जो स्टेटमेंट है वो है कि आई लव टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो वो किसके इक्वल थी, क्यू के इक्वल थी, तो ये आ जाएगा क्यू। तो ये ऑप्शन आप ढूंढ लें कहाँ पे है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई गेस ये वाला है। ओके जी, नेक्स्ट में आपको जो सेट्स की आपने फॉर्म तो पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने एम टी 202 के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वो आपने ज़रूर जाके चेक करने हैं, प्लेलिस्ट होगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो अच्छे से उसको आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये सेट की फॉर्म दी हुई है ना, ये वाली, ये बेसिकली है सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। आपने टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है, तो देखें हम चेक कर लेते हैं। एक्स एंड एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर
एंड 2x माइनस टू विल बी इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस टू विल बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, यानी x की जगह कोई ऐसे नंबर होना चाहिए जिसे हम यहाँ पे प्लेस करें ना तो आंसर हमारे पास 0 आए। ठीक है, तो वो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, हम अभी सॉल्व भी इसको कर लेते हैं। तो वो तमाम पॉसिबल जितने भी इंटीजर्स होंगे ना, पॉजिटिव इंटीजर्स जो x की जगह लेंगे ना, तो उनका हम सेट बना लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा s है, ठीक है, सेट का नाम s है। तो देखिए अगर हम यहाँ ज़ीरो लगाएं, अगर हम ज़ीरो लगाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 माइनस टू 0 तो नहीं आता ना, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। अगली हम जो पॉसिबल जो इसके लिए जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है, वो है 1। यानी अगर 2 और x की जगह हम 1 लगाएं और माइनस टू करें तो वो 0 को इक्वल आ सकता है। क्यों, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 एंड 2 माइनस टू विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अलावा यानी इस 1 के अलावा और कोई भी जो है ना यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सूट नहीं करता। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो है वो क्या होगा, वो होगा 1। यानी इस सेट में सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। एक तीसरी फॉर्म भी होती है जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, उसमें सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट। इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए ये एक स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स होगा ना वो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। जो इनवर्स इसका होता है उसमें आपकी जो इम्प्लीकेशन है वैसी रहती है, लेकिन आपकी जो दोनों यानी जो स्टेटमेंट है आपकी, उसके जो दोनों जो वेक्टर्स हैं जैसे P और Q है वो इन्वर्स हो जाते हैं, यानी वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये नेगेशन, ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये सिंबल ही नेगेशन का है, नेगेटिव का है। तो यहाँ पे P भी नेगेटिव हो जाएगा, Q भी। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। इफ़ इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है, इसके साथ भी नेगेशन लगा देंगे। देन आई एम एट होम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ इट इज़ नॉट, if it is not if it is not hot day then I am not at home। तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है, then I am not at home, ये इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। if I am at home then it is hot, if it is not hot then I am not at home। ये वाला जो है ना सूट करता है जो हमने लिखा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, ये बहुत आसान है, द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। डिसजंक्शन का मैं आपको बता चुका था, ये सेमल यूज होता है या और यूज होता है। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं पी एंड क्यू के लिए, तो यहाँ पे पी लगा दें, यहाँ पे क्यू लगा दें, या यहाँ पे पी लगा दें, यहाँ पे क्यू लगा दें। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना तौर पे जो है ना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिंबॉलिक फॉर्म है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आप अपने हैंड आउट से भी देख लें इसको। ओके ओके जी। अच्छा, आपको जो ट्रुथ टेबल है ना वो अच्छे से याद होना चाहिए। अगले एमसीक्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको ये दोबारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो ट्रुथ टेबल है वो दिखा दूं। बस उसमें सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सिर्फ इम्प्लीकेशन जो है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स तब फॉल्स होती हैं जब पहली जो टर्म हो, ठीक है, पहला वेरिएबल जो हो वो ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। ठीक है, यानी पी जो है वो यहाँ पे ट्रू हो और क्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो, फॉल्स हो, तो तब ये आंसर फॉल्स में आता है। अदरवाइज कुछ भी हो जाए, ये ट्रुथ टेबल आप याद रख लें, सारी वैल्यूज ट्रू आएंगी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम इसको जाके इस एमसीक्यू को देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें दोबारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें कह रहा है इफ़ 6 + 7 = 13। ठीक है, देन 5 + 2 = 6। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं P का और इसको हम नाम दे देते हैं Q का। हम लिख देते हैं यहाँ पे P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब देखें हम पहली जो कंडीशन है 6 + 5 = 17, तो उसको चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देखें 6 में 7 अगर आप जमा करें तो 13 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये ट्रू हो गई, P पहले ट्रू हो गई। और देन जो है Q जो है हमारे पास क्या है, 5 + 2 = 6। तो 5 जमा 2 तो 7 होते हैं, 6 तो नहीं होता ना। तो ये जो है ना हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स आ गई। अब ये वाली जो है ना ट्रू
और फॉल्स की जो इम्प्लिकेशन है ये आप अपने ट्रुथ टेबल में जाके देखनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करके बताई हुई है कि सिर्फ जब पहली कंडीशन पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो सिर्फ हमारे पास रिज़ल्ट फॉल्स आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही कंडीशन बन गई है, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा, ना कि ट्रू आएगा। ओके जी, नेक्स्ट है इफ़ पी एक्सॉर क्यू। एक्सॉर जो है एक्सक्लूसिव और होता है। इंक्लूसिव और आप पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव और है ना, उसमें जो उसका जो ट्रुथ टेबल है वो ये कहता है, यानी अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू है ना, ठीक है, तो उनका अगर हम एक्सॉर लें, एक्सॉर के लिए जो साइन यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है, ठीक है, प्लस जो है ना एक दायरे के अंदर होता है और क्यू। तो ये मैं इसका ट्रुथ टेबल आपको बना रहा हूँ जो उसकी ट्रू वैल्यूज़ के लिए है, ठीक है। सिर्फ दो जो है ना ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी हाँ इम्प्लिकेशन होती हैं, आप यूँ कह लें कि जब ये ट्रू होता है, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? जब इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब ये वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होंगी तो आंसर ट्रू में आएगा, सही है, अदरवाइज आंसर जो है फॉल्स में ही आएगा। ये ट्रूथ टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लें, सही है। ये एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल है, इसको आपने देख लेना, स्टडी आपने किया हुआ होगा इसको। तो अब ये कहता है कि ये ट्रू कब आता है, ये ट्रू कब आता है, यानी पी एक्सॉर क्यू कब ट्रू आता है, यही पूछ रहा था ना। तो इसमें से ऑप्शन आप वो चूज़ करें जो डिफरेंट हो एक दूसरे से, यानी पी इज़ फॉल्स और क्यू इज़ ट्रू, तो यही इसका आंसर करेक्ट होगा। नन भी गलत है, देखें इसमें दोनों फॉल्स हैं तो ये भी गलत है, दोनों इसमें ट्रू हैं तो ये भी गलत है। तो मेन चीज़ क्या है कि एक्सॉर में, ठीक है, ये एक्सॉर की निशानी है और इसको यूँ लिखते हैं एक्सॉर, और इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और। तो इसमें जब दो स्टेटमेंट्स जो है ना या दो जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो तब आंसर जो है वो ट्रू आता है। ओके जी, नेक्स्ट हम बाय कंडीशनल के बारे में अब आगे करना चाह रहे हैं। तो एक हमने एमसीक्यू ऊपर किया था, उसमें मैं बाय कंडीशनल ऑपरेटर को सही से जो है ना क्या नहीं कर सका, उसको सिंबल को हम लिख नहीं सके, तो ये आप इसको जाके करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। चूँकि इफ़ एंड ओनली इफ़ या आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ जो है वो बाय कंडीशनल में यूज़ होता है, ठीक है। बाकी हमारा जो आंसर है वो ठीक है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर का जिस सिंबल में गलत कर गया था उसके लिए माजरत, ठीक है। तो ये देख लें आप, जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ओके, ये आ गया जी, ठीक है। पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ ट्रू व्हेन। अच्छा, इसका आप अगर देखें ना तो एग्जॉर से ज़रा डिफरेंट है, इसका मतलब बिल्कुल उल्टे एग्जॉर के। इसमें ये होता है जब दो वैल्यूज़ एक जैसी हों तो तब सिर्फ ट्रू आता है, अगर वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो तो फॉल्स आता है, ठीक है। तो ये एग्जॉर के उल्टा है, ठीक है। पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, तो देखें इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी तो ये रॉन्ग आंसर इसका होगा। ये भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये रॉन्ग है। ओनली पी ये भी रॉन्ग है। अब ये दोनों एक जैसी आ गई हैं तो ये ट्रू है, ठीक है। तो आप लॉजिकली भी देख लिया करें ऑप्शंस को, तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा, सही है। तो ये आप देख लें, इसमें ये इसका ट्रुथ टेबल है। इसमें जब दोनों वैल्यू फॉल्स हों तो जो आंसर है, ठीक है, बाय कंडीशनल ऑपरेटर का वो क्या आता है, ट्रू आता है। ओके, नेक्स्ट में जी पी इम्प्लाइज क्यू इज़ लॉजिकली इक्वलेंस टू, ये इम्प्लीकेशन ला है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैं आपको आपके एंड्रॉइड से दिखाता हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो पी इम्प्लाइज क्यू है ना वो इक्वल आता है निगेशन पी और क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल, ये जो लिखा हुआ है ना सेम ट्रुथ टेबल, तो ये बेसिकली ये वाला नहीं है, ये रॉन्ग है। बेसिकली एक तो ये वाला टेबल है, ठीक है, मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, अगर आपको नज़र आए तो ये देख लें आप, P इम्प्लाइज Q और नेगेशन P और Q, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या लॉजिकल इक्वलेंस होते हैं और ये इम्प्लीकेशन ला है, ठीक है, कि आपने याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, नेगेशन P और Q। इसको आप खुद भी ट्राई कर लें, इसका ट्रुथ टेबल बना लें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहे P है आपके पास और Q है, ठीक है, और P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। ये देखें ना, कह रहा है P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। तो कहते हैं देन नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q किसके इक्वल होगा, नेगेशन P देख लें आप, नेगेशन P फॉल्स हो जाएगा और नेगेशन Q क्या हो जाएगा, वो भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नेगेशन P इम्प्लाइज Q, नेगेशन Q।
तो वो कैसे होगा, देखें नेगेशन पी क्या है हमारे पास, फॉल्स है, ठीक है, और इम्प्लाइज क्या हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेशन क्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन जब जब फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये आंसर जो है वो ट्रू में आएगा, सही है। आपको पता है ना कि इम्प्लीकेशन में सिर्फ जो आंसर फॉल्स होता है वो कब होता है, जब वो पहली कंडीशन पी जो है वो ट्रू हो और दूसरी कंडीशन क्यू जो हो वो क्या हो, फॉल्स हो, तो तभी आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके नेक्स्ट आसान है जी, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, ये ऐसे भी कहा जा सकता है पी इम्प्लीकेशन ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। मैं आपके हैंड आउट आपको दिखाता हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। देयर आर मैनी अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशंस, ठीक है, तो ये आपने सारे पढ़ लेने हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे भी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये पी, इफ़ पी देन क्यू, या पी इम्प्लाइज क्यू ही होता है, ठीक है। जो दो मैंने हाईलाइट नहीं किए, मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ, आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो हाईलाइट हुए हैं वो अभी तक हमने यूज़ नहीं किए। कॉमनली जो दो टॉप पे है ना, जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हुए वो यूज़ होते हैं, ठीक है, इफ़ पी देन क्यू या पी इम्प्लाइज क्यू। ओके जी नेक्स्ट है जी, लेट पी वन, पी टू एंड पी थ्री, ठीक है, ये तीनों क्या है, ट्रू प्रेमिसेस हैं। तो ये वैलिड और इनवैलिड की बात आ गई है, ठीक है, ये आपके हैंड नोट से आप देख लें, आर्गूमेंट की बात अब आ गई है। तो आर्गूमेंट में आपके प्रेमिसेस होते हैं और उसके अलावा एक कंक्लूजन होता है, सही है, ये आपने याद रखना है, इसको आपने पढ़ भी लेना है। ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो आर्गूमेंट्स हैं, जो ये जो आर्गूमेंट है उसमें जो जो तीनों हैं इनकी प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हैं, ठीक है। और इफ़ द कंजक्शंस ऑफ द कंक्लूजन्स, ठीक है, विद ईच ऑफ पी वन पी टू थ्री आर ट्रू, यानी अगर इसको यूँ हम लिख लें, कंजक्शन इसको कहते हैं ना, ठीक है, अगर ये ट्रू हो देन द आर्गूमेंट इज, आर्गूमेंट क्या होगा, ठीक है, तो आर्गूमेंट आपका क्या होगा, आर्गूमेंट आपका होगा, कंक्लूजन अगर ट्रू हो तो आर्गूमेंट आपका वैलिड होगा, ठीक है, आर्गूमेंट क्या होगा आपका, वैलिड होगा। इसको आपने यहाँ से देख लेना है, ये वैलिड और इनवैलिड में आप वैलिड की डेफिनेशन देख लें। एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ कंजक्शन ऑफ इट्स प्रीमिसेस इंप्लाई कंक्लूजन, ठीक है। तो ये ट्रू जो है ना कहलाता है, ठीक हो गया जी। ओके नेक्स्ट आगे जी, एस इम्प्लाइज क्यू, यानी पी इम्प्लाइज क्यू था ना पहले, तो उसने यहाँ पे पी की जगह एस लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया आर। तो ये लॉजिकली किसके इक्वल्स होगा, ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। ऊपर हम करके ये आ रहे हैं, सही है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दुरुस्त तो आपने कमेंट करके ये भी बताना है कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है या कौन सा इसका आंसर ठीक होगा, ठीक है। ओके जी नेक्स्ट है, इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, ये देन द स्टेटमेंट क्यू इम्प्लाइज पी, जब हम क्यू इम्प्लाइज पी करेंगे ना तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इनकी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पोजीशंस चेंज करते हैं ना सिर्फ, ओनली, ये आपने याद रखना है, तो उसको कहते हैं कन्वर्स, क्या कहते हैं जी, कन्वर्स, ठीक है। इसके अलावा काउंटर पॉजिटिव भी होता है, इन्वर्स भी होता है, इसको आपने स्टडी कर लेना है। कन्वर्स की मैं आपको आपके हैंड आउट से दिखा रहा हूँ, द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is Q implies P, ठीक है। द कंडीशनल एंड कन्वर्स आर नॉट इक्वलेंट एंड इज नॉट अ कम्यूटेटिव ऑपरेटर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। नेक्स्ट आपको बता रहा है द सेट ऑफ द नंबर्स लेस देन 10 एंड मोर देन 1, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हुए। तो ये टेबुलर फॉर्म नहीं है, टेबुलर में हम सेट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये टेबुलर फॉर्म है, सेट का नाम ए है, ठीक है। बोथ ए एंड बी में क्या आ रहा है जी, ये बोथ ए एंड बी, ये तो रॉन्ग आंसर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि इंग्लिश के वर्ड्स या अल्फाज यूज़ होते हैं सेट को एक्सप्रेस करने के लिए, जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अब समझ आ रही होंगी, आस्ते आस्ते आप दोबारा देख लेते हैं, इसमें दोबारा कंडीशन आ गई है, कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई है कि इफ़ पी, सॉरी, इफ़ 10 + 5 = 15, इसको हम पी कर देते हैं, देन क्यू हम इसको कर देते हैं 2 + 3 = 5। तो पी क्या है, पी है 10 + 5 = 15 है, तो ये ट्रू है। और देन इम्प्लीकेशन इसकी देखते हैं, क्यू पे क्या पड़ रही है, तो 2 + 3 = 5 है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो आपको पता है ना, जब ये दोनों ट्रू हो तो आंसर क्या आता है, पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है,
फॉल्स नहीं आएगा। फॉल्स तब आता है जब पहली ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो ओनली, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी स्टेटिंग इन वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट में कहते हैं लेट पी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड क्यू इज़ 17 डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर ये पी एंड क्यू है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि इंग्लिश में जब हम इसको लिख रहे होते हैं ना, तो फिर दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में या तो एंड आएगा, ठीक है, या बट आएगा। जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, कंजक्शन की बात कर रहे होंगे, या आप यूँ समझ लें एंड ऑपरेटर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसमें और आ रहा है, और के लिए ये साइन यूज़ होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए जो है ना ये बाय कंडीशनल यूज़ होती है। देन के लिए जो है ये इम्प्लिकेशन यूज़ होती है। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन यहाँ मिस है ना, तो वही इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा, उसमें एंड होगा या बट होगा, सही है जी। ओके नेक्स्ट, अब हम आ गए हैं फंक्शंस में जी। फंक्शंस का कहते हैं एफ और जी जो है ना दो फंक्शंस हैं, और आर टू आर डिफाइंड हुए हुए हैं। ये रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, आप आई होप सब पढ़ चुके होंगे अपने हैंड आउट से, आपकी अच्छी तैयारी होगी, अपने लेक्चर्स लिए होंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये आंसर इसका ये ठीक है, इक्वल है। तो वो कैसे हैं जी, देखें अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है उसको वो बराबर है मॉड एक्स के, ठीक है, और दूसरा जो है वो बराबर है जी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो देखिए जब ये कटता है ना और जब मॉड हटता है तो x के साथ प्लस माइनस दोनों जो है ना वैल्यूज़ आती हैं। यहाँ पे भी जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी भी जो है ना प्लस माइनस दोनों वैल्यूज साथ में आ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए ये फंक्शन जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। दिखते डिफरेंट हैं लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक जैसी है, इनके जवाब एक जैसे आएंगे। तो इसीलिए एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों एक फंक्शन जो है ना इक्वल हैं। नेक्स्ट है जी इन्वर्स ऑफ फंक्शन में नॉट बी फंक्शन, जी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। वो क्यों है जी, आपको मैं तस्वीर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपकी जो डोमेन है उसमें 1 2 3 है, ठीक है, और ये तीनों जो है 1 2 3 से जो मैपिंग हो रही है वो ए बी और डी पे हो रही है, और ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, 1 to 1। अब देखिए जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स का क्या होगा कि इन्वर्स से ए जो है वो मैप करेगा 1 पे, बी मैप करेगा 2 पे, और डी मैप करेगा 3 पे। लेकिन जो सी है डोमेन सी में, यहाँ पे जो अब डोमेन में सी आ गया है, तो ये किसी भी इसकी जो को डोमेन है वहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस पे ये मैप करे। तो इसीलिए फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि हर जो डोमेन का हर जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं मैप कर रहा हो, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन विच इज़ ट्रू। ओके जी, नेक्स्ट द सेट ऑफ जी ऑल इंटीजर इज काउंटेबल, ये फॉल्स है, ठीक है, यानी तमाम इंटीजर्स जो है सेट जी जो है इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स का सेट है, तो वो काउंटेबल नहीं कहलाता, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे अगर ये कहते हैं ना कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, तो तब सीन कुछ और हो जाता है और आपने अपने हैंड आउट से इस चीज़ को चेक कर लेना है, सही है। यहाँ पे पेज नंबर 142 है, इसको पढ़ लीजिएगा गौर से। ओके जी, नेक्स्ट है जी द कॉमन रेशो ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ना, अगर आपने रेशो फाइंड करनी है तो आप जो यहाँ पे पहला एलिमेंट 4 है दूसरा 12 है, तो दूसरे एलिमेंट पे आपने पहला एलिमेंट डिवाइड करना होता है। आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। उसके बाद आपने अगला सेट उठाना है तीसरे और दूसरे का, तो तीसरा क्या एलिमेंट है 36 है, और दूसरा क्या है 12, ये डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ रहा है 3। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट उठाना है चौथा एलिमेंट 108 और उस पर डिवाइड करना है तीसरा एलिमेंट, यानी पिछला एलिमेंट उस पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये भी आपके पास 3 आ रहा है। तो जब ये सारे आंसर एक जैसे आ रहे हैं तो इसका कॉमन जो रेशो है वो क्या है 3 है। ओके, कार्डिनैलिटी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यस एग्जैक्टली दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है जी कॉमन रेशो इन द सीक्वेंस 36 12। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने दूसरे एलिमेंट पे पहला एलिमेंट डिवाइड करना होता है। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है 12 है, पहला एलिमेंट क्या है 36 है, डिवाइड करें हो जाएगा ना डिवाइड, 4 3 ज़ा सॉरी 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, आंसर क्या आ गया 1/3। दूसरा भी कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है जी आपके पास तीसरा एलिमेंट है 4, तीसरे पे दूसरा डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये क्या आ गया 1/3,
ठीक है, तो ये कॉमन रेशो चल रही है ना आपकी, एक जैसे आंसर आ रहा है, तो 1/3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है जी फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और दूसरा है जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2, ठीक है, दो फंक्शन आपको दिए हैं। डिफाइन फंक्शन एफ एंड जी फ्रॉम आर टू आर, देन एफ माइनस जी एक्स विल बी इक्वल टू, देखें एफ माइनस जी को ना हम ये जो एफ माइनस जी ऑफ एक्स लिखा है ना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये अंदर जाके ऐसे भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। अब एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एफ ऑफ एक्स की कीमत डालनी है, जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की डालनी है, उसको सॉल्व करना है। हम डाल देते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है 2x है, और माइनस जी ऑफ एक्स क्या है x प्लस 2 है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2x माइनस एक्स और प्लस माइनस प्लस 2 है, माइनस 2 हो जाएगा। तो 2x में से x माइनस करें तो क्या आ गया x माइनस 2, x माइनस 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है ये भी ऐसे ही एफ ऑफ एक्स एक्स है और जी ऑफ एक्स माइनस एक्स है, ठीक है। एक्स प्लस एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो है ना हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोबारा वैसे ही करेंगे, एफ अंदर जाके एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस जी जो है क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स जो कि ये वैल्यू है, और जी ऑफ एक्स की जगह पहले प्लस लगाएंगे और फिर जी ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे माइनस एक्स। क्लियर है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, x में से माइनस एक्स ये कट जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा आंसर आपके पास 0, तो 0 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी द फंक्शन f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर if and only if their composition gives the identity function which is a correct option। देखें यहाँ पे आपको रिमार्क्स 2 में आप देखें द फंक्शन f जो है वो x टू y जा रहा है और g जो है वो y टू x जा रहा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे सिर्फ तब होंगे जब हम g ऑफ f का कंपोजिशन लें तो आइडेंटिटी रिटर्न होगी, और f ऑफ g का जब कंपोजिशन लेंगे तो तब भी आइडेंटिटी रिटर्न होगी। ओके जी नेक्स्ट है जी इफ f is a one-to-one function, then c dot f where c is not equal to 0 is also one-to-one function। जी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। यानी कांस्टेंट नंबर अगर एक फंक्शन है, ठीक है, अगर फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं और कोई भी एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए उसकी जो उसका जो जवाब आएगा उस फंक्शन का अगर वो यूनिक होगा, ठीक है, 1-to-1 फंक्शन वो कहलाएगा। और जब आप कोई भी कांस्टेंट नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है वो भी एक यूनिक आंसर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल आंसर आ रहा है 2, सही है। तो जब यहाँ 1 वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 2 आ रहा है, तो अब अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर मैं लगा दूँ पीछे c डॉट एफ ऑफ 1, ठीक है, और c यहाँ पे फॉर एग्जांपल c की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला 2 ये वाला हो गया और मल्टीप्लाई एफ ऑफ 1 वाला ये वाला 2 जो है ना इधर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2f ऑफ 1 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 के, ठीक है। तो बेसिकली ये इस 2 ने जो है ना इसको उसकी वैल्यू को मज़ीद यूनिक कर दिया, इस 2 के लगने से जो है ना वो क्या हो गया, वो भी 1-to-1 फंक्शन बन गया, वो एक ही जगह पे मैप होगा नंबर 4 पे। ओके जी, ये कह रहा है गिव अ सेट ए बी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट है बी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें 2 हैं और इसमें 3 है। ओके द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, देखें ए जो है यहाँ पे कितनी रिलेशन बना सकता है, यानी A1 के साथ बना सकता है, A2 के साथ बना सकता है, और ए किसके साथ बना सकते हैं 3 के साथ बना सकता है, तो ये 3 रिलेशन बना सकता है 1 2 3, तो ये लिख देंगे 3 और मल्टीप्लाई, इसी तरह बी भी जो है वो 3 रिलेशन बना सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 9, तो टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं इससे 9 फंक्शंस बन सकते हैं। ओके जी नेक्स्ट है जी इफ एफ एक्स टू वाई, अगर फंक्शन एफ एक्स टू वाई मैप हो रहा है और जी फंक्शन वाई टू जी मैप हो रहा है, तो एक फंक्शन और है, ठीक है, जब इनकी कंपोजिशन लेंगे यानी एफ ऑफ जी लेंगे, उसको उल्टा पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, एफ ऑफ जी, अगर एफ ऑफ जी लेंगे ना तो एफ ऑफ जी जो है ना वो कहाँ से एक्स से कहाँ पे मैप करेगा, डायरेक्टली जी पे मैप करेगा, ठीक है। तो वो जो है अगर ये दोनों ऑन टू फंक्शन होंगे ना तो वो भी ऑन टू ही होगा, ठीक है, ये थ्योरम है, आप इसको देख लें। सबसे पहला थ्योरम ये यहाँ पे जो आपको ऊपर शो हो रहा है, इफ एफ एक्स टू वाई एंड जी इज वाई टू जी आर बोथ ऑन टू फंक्शन देन एफ ऑफ जी
एक्स टू जी विल बी क्या होगा, आल्सो ऑन टू। ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट है लेट एफ बी अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एफ आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए एक्स से वाई पे मैप हो रहा है। ठीक है, यानी एक आपको एक्स जो है ना आपके पास क्या है, 2 4 5, ये ले, ये आपके पास एक्स आ गया। और वाई में आपके पास क्या है जी, वाई में आपके पास है 1 2 4 6। ये गौर से समझने वाली चीज़ें हैं, देख लें, ये दो सेट है। ठीक है, ये डोमेन है। ठीक है, ये क्या है, डोमेन, और ये को डोमेन होती है। मेरा पेन जो है वो सही शायद नहीं लिख रहा, उसके लिए सॉरी। अच्छा, अब जो फंक्शन है वो क्या कहता है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैप करते हैं, 2 से 6 पे मैप हो रहा है, 2 जो है मैप हो रहा है 6 पे। ठीक है, फिर 4 से 2 पे मैप हो रहा है, 4 मैप हो रहा है 2 पे, और 5 से 1 पे मैप हो रहा है, 5 मैप हो रहा है 1 पे। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब ये चूंकि एक फंक्शन हमने उसको ड्रा कर लिया है, तो अब वो मुझसे हमसे पूछ रहा है कि इसकी रेंज क्या है इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की रेंज वो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जहाँ पे मैपिंग हो रही है, यानी 1 2 6। ठीक है, तो 1 to 6 जो है ना उसकी रेंज है। इसको वैसे फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ये जो आपके पास जो आपको दिए हुए है ना, ये सेट फंक्शन को जो आपको सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर पेयर है ना उसके आखिरी जो नंबर्स है ना आपको वो पिक करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, तो ये 1 to 6 आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट डज आर। ठीक है, आर डिनोट्स इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो आर जो होता है ना आपको पता होगा, अभी हम ऊपर करके भी आ रहे हैं, तो ये कॉमन, ठीक है, कॉमन रेशो को जो है ना क्या करता है, डिनोट करता है। कॉमन रेशो आपको पता है क्या होती है, ऊपर कर क्या आ रहे, तो कॉमन रेशो को डिनोट करता है। अब आपने मुझे जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसका यहाँ पे फार्मूला जो है ना आपने कमेंट करके बताना है कि क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला आपने सिंबल्स में मुझे आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, और हमें जो है ना पता चलेगा कि आपको कितनी पसंद आ रही है, कितनी समझ आ रही हैं चीज़ें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब प्लीज़। ओके जी, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि दो फंक्शंस है, एक एफ है उसको हम एफ ऑफ एक्स का नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरा जी है तो उसे हम नाम देते हैं जी ऑफ एक्स का। ओके हो गया जी। और ये कहाँ से कहाँ मैप हो रहा है, एक्स से वाई, एक्स और वाई दो सेट हैं। ठीक है, ये यू मैप हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब वो ये कहता है कि वो इक्वल कब कहलाएंगे, दे आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कब इक्वल होंगे, जब इस फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू अगर 1 डालें और इस फंक्शन में भी हम एक्स की वैल्यू 1 डालें, तो आंसर दोनों का जो है ना क्या हो, सेम हो। ठीक है, आंसर क्या हो, सेम हो। जैसे हम अभी ऊपर करके आ रहे थे ना, मॉड एक्स वाला, और इसके अलावा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर वाला। ठीक है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा +-2। ठीक है, यानी जब मॉड में हम यूज़ को लिखेंगे ना, मैं कर देता हूँ आपको ये, अगर हम 2 मॉड लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वेयर अंडर रूट, तो जब 2 का मॉड हटेगा तो ये आ जाएगा +-2। और यहाँ पे जब ये कैंसिल होगा, अंडर रूट जब हम लेंगे तो तब भी +-2 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों के ये तो फंक्शन तो दोनों अलग थे ना, देखिए इसको हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स है और इसको हम कहते हैं जी ऑफ एक्स है। फंक्शन तो नज़र तो आने में दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि फॉर दी ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, यानी ये जो डोमेन का सेट जो है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वैल्यू के लिए आंसर जो है इन दोनों फंक्शंस का इक्वल आएगा। ओके जी, नेक्स्ट में आपको कह रहा है विच इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। एन जो है ना कैपिटल एन हम नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए लिखते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहला प्लस है और माइनस है। एग्जांपल्स में देखें, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे आपने देखना है एग्जांपल्स में। ओके, तो अब एग्जांपल्स में आप देखें कि यहाँ पे प्लस और माइनस जो है ना, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। सॉरी, प्लस माइनस नहीं है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन जो है ये नेचुरल नंबर पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा जो नहीं होता अप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन
होता है अप्लाई और एडिशन भी होता है अप्लाई, तो पीछे रहेगा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन को, देखें यहाँ पे, ये देखें इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, ये वाला, ये देखें इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन जी, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे अप्लाई होता है, नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको आम अल्फाज में समझाता हूँ ये क्या क्या रहा था। देखिए नेचुरल नंबर आपको पता है ना, गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में तमाम जो है ना जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, पीछे वाला काम इसके अंदर नहीं होता, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो यानी जो माइनस का साइन जो है ना वो इस सेट के अंदर नहीं अप्लाई होता, बाइनरी ऑपरेटर इसमें नहीं लगता। जबकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके जो है ना इसमें आपके जो माइनस की वैल्यूज़ होती है वो भी होती हैं, और प्लस वाली वैल्यूज़ भी इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से भी जो है ना कंटिन्यू होता है और बैक साइड से भी कंटिन्यू होता है। ओके जी, नेक्स्ट है जी 1-to-1 कॉरस्पोंडेंस, ठीक है। ये बेसिकली दूसरा नाम है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन का, 1-to-1 कॉरस्पोंडेंस। और बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-to-1 कॉरस्पोंडेंस की जो क्वालिटी है या डेफिनेशन है, ये है कि उसमें जो 1-to-1 की जो खासियत है वो भी होती है और ऑन टू फंक्शंस की भी होती है, यानी बोथ ए एंड सी, ये इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों की इसमें क्वालिटी जो है ना वो होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स टू वाई दैट इज बोथ 1-to-1 इंजेक्टिव एंड ऑन टू सर्जेक्टिव इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन और अ 1-to-1 कॉरस्पोंडेंस, ठीक है। फंक्शंस की मैं वीडियोस डाल चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह जो है ना प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके अच्छी तैयारी कर सकते हैं मिड टर्म की अपनी। ओके जी, नेक्स्ट है जनरली पी एंड टी, ये आपने देखना है, ठीक है, गौर से, पी एंड टी। तो यहाँ पे मैं इसका टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए पी एंड टी, एंड का आपको पता है ट्रू तब होता है जब सारी दोनों वैल्यूज़ क्या हो, ट्रू हो, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें इसका हम ट्रू टेबल बनाते हैं। अगर पी जो है वो ट्रू हो, ठीक है, और टोटोलॉजी है वो भी ट्रू हो, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा इन दोनों का अगर आप एंड लें, ऑफ कोर्स टी आएगा, ठीक है, क्योंकि एंड है ना, एंड ऑपरेटर में ये है कि दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल पी जो है वो क्या है, फॉल्स है, टोटोलॉजी जो है वो हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। तो फॉल्स और ट्रू जब लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखें कि ये दोनों जो आपकी कंक्लूजन हैं या रिजल्ट्स हैं वो सेम है या नहीं है, सेम है ना, ठीक है। देखिए ना, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ कि जो पी एंड टी है ना, ठीक है, वो जो है इक्वल होता है पी के, सही है। तो ये पी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सही है। और वे टी इज टोटोलॉजी, जो टी इज टोटोलॉजी ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये हमेशा ट्रू होगी। आपको मैं इसका ट्रुथ टेबल दिखा भी देता हूँ, लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग टोटोलॉजी, इसको आपने देख लेना है। ओके जी, नेक्स्ट है जी सेट ऑफ जी, यानी सेट ऑफ इंटीजर जो है, सेट ऑफ इंटीजर जी इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो लिखी हुई होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई होती है, आपको मैं दिखा भी दूँ यहाँ पे। तो ये देखें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की जो है ना डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। और ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ना इसका सबसेट होता है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्लस में हो या माइनस में हो वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सही है। लेकिन इन एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे ऐसी कोशंट वाले जो इंटीजर्स होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं होते। इसमें एग्जैक्ट नंबर होते हैं 1 2 3, और इसमें जो है ना वो हम देसी जुबान में कहते हैं ना 2/3, तो 3/5, 5/4, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं रैशनल नंबर में। इसीलिए रैशनल नंबर बड़ा सेट है और सेट ऑफ इंटीजर छोटा सेट है, और रैशनल नंबर के अंदर तमाम सेट ऑफ इंटीजर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ द रैशनल नंबर। ओके जी, आखिरी हमारा आज का सवाल है और इसके साथ ही वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ा आसान है कि एवरी सेट इज़ अ डैश ऑफ इटसेल्फ बेसिकली इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये आपके हैंडआउट से यहाँ पे आप देख लें इसको कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको चीज़ें समझ आएंगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कैंपस के जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें। और इसके अलावा जो है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा कंटेंट जो है वो साथ साथ मिलता रहे। हम क्विज़ की तैयारी भी करवाते हैं, इसके अलावा हम मिड टर्म फाइनल टर्म की तैयारी तो करवाते ही हैं, और इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें जो गाइडेंस है वो भी हम करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।